Hello student, welcome in my YouTube channel. We are studying science for class 10th and physics part. हम लोग फिजिक्स पार्ट पढ़ रहे हैं साइंस में क्लास 10th में। और फिजिक्स के पहले पार्ट को अगर हम ध्यान दें तो पहला ही लेशन बनता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हम अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप अक्सर अगर कांच का ग्लास लेते हैं, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कांच का ग्लास लेते हैं और उसमें पेंसिल डालते हैं या पेन डालते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ डालते हैं या कॉइन डाल देते हैं। सबकी स्थितियाँ अलग होगी, मैं बता रहा हूँ। जब आप पेन डालते हैं या फिंगर को डालते हैं आप, तो देखते होंगे कि ऊपर का जो शेप है वो हल्का पतला और नीचे का जो शेप है वो हल्का मोटा नजर आता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है प्रकाश में कुछ न कुछ गतिविधियाँ हुई, प्रकाश की स्थिति कुछ न कुछ बदली। यानी कि प्रकाश की चाल एयर में कुछ और थी और प्रकाश का जो वेग है या चाल है वो जल में कुछ और थी। हो सकता है इसका चाल स्लो हो गया और वास्तव में स्लो ही हो जाता है, जिसके कारण नीचे की जो फिंगर के पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा मोटा नजर आने लगते हैं या मोटे नजर आने लगते हैं। तो प्रकाश की चाल में एक अद्भुत परिवर्तन होता है, यानी माध्यम बदलने से प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन होने के कारण वह वस्तु हमें थोड़ा सा तिरछी और मोटी नजर आती है, जिसे आप प्रकाश का क्या करते हैं, अपवर्तन करते हैं। यानी प्रकाश किरणों का मुड़ जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना, प्रकाश किरणों का मुड़ जाना या अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूंगा। प्यारे बच्चों, अभी हमने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था, प्रीवियस पार्ट ऑफ फिजिक्स में पढ़ा था लाइट के परावर्तन। तो क्या आप जानते हैं, ध्यान दिए होंगे तो अवश्य जानते होंगे कि परावर्तन किन वस्तुओं में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वस्तुओं के नाम बता देगा। देखिए, प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु तीन प्रकार की होती है। एक पारदर्शक, दूसरा अपारदर्शक और तीसरा पारभाषक। प्यारे बच्चों, क्या आप पारदर्शक वस्तु को जानते हैं? पारदर्शक का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए, प्रकाश किरणें आर पार हो जाए, आर पार हो जाए पूरी तरह से। यानी कि आगे लिख सकते हैं आप पूर्णतया या पूर्णतः। पारदर्शक का मतलब ऐसी वस्तु जिनमें प्रकाश पूरी तरह से आर पार हो जाए। जैसे आप कांच का गुटका ले लीजिए, कांच ले लीजिए, उसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। जल ले लीजिए, जल में भी प्रकाश आर पार हो जाता है। एयर ले लीजिए, उसमें भी जल आर पार हो जाता है। तो आपको पता चला कि पारदर्शक क्या होता है। पारदर्शक का मतलब प्रकाश की किरणें पूरी तरह से आर पार हो जाए, ऐसी वस्तु। इसके बाद अपारदर्शक, जिसमें प्रकाशित किरणों का कोई असर ही ना हो, यानी प्रकाश किरण न मुड़ के वापस लौटे आंशिक रूप से, न थोड़ा सा भी, और न प्रकाशित किरणें आर पार जाएं। समझ आ रही मेरी बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो ऐसी वस्तु क्या है, जैसे आप ले लीजिए खुरदुरे लकड़ियां हैं, खुरदुरी जमीन है, ठीक है, बालू है, इस तरह की वस्तु जो है इसके अंतर्गत आएगी। प्रकाश आर पार न जाए, पूरी तरह से आर पार न जाए, बिल्कुल जाए ही ना। उसके बाद आता है पारभाषक। पारभाषक का मतलब क्या है, ऐसी वस्तु है जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से क्या हो, आर पार जा सके या वापस लौट सके उससे टकरा के। आंशिक रूप का मतलब आधे से अधिक या आधे से कम या आधा, पूरी तरह नहीं। ओके, अब देखते हैं पारभाषक कौन सी वस्तु होते हैं। अभी देखिए, आप लोगों ने पढ़ा पारभाषक के बारे में, मिरर पढ़ा आपने। क्या पढ़ा? मिरर, आईना। आईने का जो एक तल होता है वो पारदर्शक होता है, सॉरी पारभाषक होता है,
क्या होता है? पारभाषक। तभी तो परावर्तन होता है, उससे प्रकाशिक किरण आती है और रिटर्न हो जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक किरणें आंशिक रूप से लौटती है। या आप कागज, पतला कागज ले लीजिए, पतली जो है आप जरी ले सकते हैं, यानी कि पॉलीथीन ले सकते हैं, उसमें भी प्रकाशिक किरणें आर पार होती है, लेकिन आंशिक रूप से। तो उन्हें आप क्या कहेंगे? पारभाषक। इतनी बात समझ में आ गई? पारभाषक जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश, आंशिक रूप से आर पार हो या वापस लौटे। ठीक। तो अब आपको पता होगा कि पारभाषक, पारभाषक जो प्रक्रिया है, पारभाषक में क्या होगा? पारभाषक किसमें लागू होगा? परावर्तन में। जो परावर्तन की प्रक्रिया है वो किसमें होती है? पारभाषक में होती है। बिल्कुल माइंड करिएगा। और अपारदर्शक में ये प्रक्रियाएं नहीं होगी, न परावर्तन होगा न अपवर्तन। और पारदर्शक में क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। अपवर्तन कैसी वस्तुओं में होता है? पारदर्शक। और दो विभिन्न प्रकार की प्रकाशिक दृष्टिकोण से वस्तुएं होती हैं, जिनमें प्रकाश हो स्वयं का, जिनमें ना हो। जिनमें हो उन्हें दीप्त, जिनमें ना हो उन्हें अदीप्त। दीप्त का मतलब जैसे लैंप हो गया, बल्ब हो गया, और अदीप्त का मतलब जैसे चेयर है या मूल, जिनमें स्वयं का प्रकाश है। फिलहाल हमें इन सब चीजों पर, इनमें पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक पढ़ने की आवश्यकता थी। समझ आ गया? अब इसके आगे देखिए, मेन थीम में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दें। अभी आपको मैंने अवगत कराया कि अगर आप एक कॉइन लेकर कांच के ग्लास में रख देते हैं तो वह कॉइन मोटा दिखाई देता है। इसका सीधा सा तात्पर्य प्रकाश के चाल में कमी हो गई। प्रकाश की चाल में के स्पीड, जो स्पीड हो गई, चाल में कमी हुई। समझ आए ना बात? तो और अगर पेन वगैरह डालते हैं, फिंगर डालते हैं, तो थोड़ा सा टर्न होकर नजर आती है, जहां से उनका क्या होता है? मीडियम चेंज होता है, यानी मीडियम चेंज का लेयर बनता है, वहां से वो थोड़ा सा क्या है? फिंगर टर्न होता हुआ दिखाई देगा, अविलंब की ओर या अविलंब से दूर हटता हुआ दिखाई देगा, और मोटा दिखाई देगा, ज्यादा मोटा दिखाई देता है। तो यानी सीधी सी बात समझ में आती है, प्रकाश किरणें मुड़ती हैं। प्रकाश किरणें पारदर्शक में, पारदर्शक पदार्थों में प्रकाशिक किरणें मुड़ जाती हैं, और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ फिर से। देखिए, ये मीडियम चेंज करने के लिए हमने लाइन बना दी, और ये डॉट डॉट के रूप में अभिलंब हमने स्थापित कर दिया। और इसके बाद देखिए, ये प्रकाशिक किरण आई, प्रकाशिक किरण आई, और आने के बाद देखिए अविलंब की ओर थोड़ा झुक गई। ये अविलंब की ओर क्या हुई? अब मुझे और कुछ बताना चाहिए। ये एयर, ये क्या है? एयर, इसको बोलेंगे हम एयर। अगर भूल जाए तो लिख दे रहा हूँ वायु, हवा। और ये आपका कांच, ये क्या है? कांच, ग्लासेस, जल भी बना सकते हैं आप। अब आपको ये थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि ये अविलंब की ओर क्यों झुकी, दूर क्यों नहीं हटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, प्रकाशित किरणों का मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब प्रकाशिक किरणें माध्यम बदलती हैं, या जब प्रकाशिक किरणों के माध्यम में बदलाव होता है, जब प्रकाशिक किरणें माध्यम बदलती हैं, तो उनके मार्ग में विचलन, और अगर भूल जाए तो परिवर्तन हो जाता है। जिस घटना को, या जिसे लिख दीजिए, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। आशा करता हूं कि आप सब समझ गए बिल्कुल अच्छी तरह से। जब प्रकाशिक किरणें माध्यम बदलती हैं तो उनके मार्ग में विचलन, परिवर्तन हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सीधे तौर से, मोटे मोटे तौर से अगर कहा जाए, प्रकाश
का मुड़ जाना ही, का मुड़ जाना, बस इतनी बात अगर आप ध्यान में रखें साधारण तौर से तो ये काफी होगा। प्रकाश किरणों का मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और मुड़ेगा कब? जब इसके मीडियम बदलेंगे। देखिए ये पहला माध्यम है, ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर आपका क्या है 2 है, ये मीडियम नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। प्रकाश किरणों का मुड़ जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है और यह घटना तभी होगी जब मीडियम अलग अलग होंगे। प्रकाशित किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी। तो वही देखिए, जब प्रकाशित किरणें माध्यम बदलती है, एक माध्यम से, या तो आप ऐसे भी लिख सकते, जब प्रकाशित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश किरणों की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अपवर्तन की स्थितियों में सबसे पहले मैं आपको और थोड़ा सा गाइडलाइन कर दूं। माध्यम की बात करें, देखिए प्रथम माध्यम ये दूसरा माध्यम, तो माध्यम इसके दो प्रकार के होंगे। माध्यम इसके कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? विरल और सघन माध्यम। विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या है? जिसमें अणु थोड़ा दूर दूर हो, जिसमें अणु या परमाणु दूर दूर हो। असघन माध्यम जिसमें अणु या परमाणु पास पास हो, जिसमें अणु या परमाणु क्या हो? पास पास हो, उसे सघन माध्यम। अब आपसे पूछा जाए ये हवा है, ये हवा है और ये ग्लास है, ये एयर है और ये ग्लास, तो कौन सघन और कौन विरल? तो आप बताएंगे कि यह माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन है। यह माध्यम विरल है और यह माध्यम सघन है। इसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष ग्लास जो है सघन माध्यम है। एयर के सापेक्ष, एयर के दृष्टिकोण में ग्लास जो है वह है सघन माध्यम। समझ में आ गया? बिल्कुल। तो ये सघन माध्यम क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास के जो अणु है, ग्लास देखिए सॉलिड है और ये क्या है? गैस। तो गैस के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं और जो ग्लास होता है यानी ठोस, उसके अणु पास पास होते हैं। तो ये सघन माध्यम हुआ, ये विरल माध्यम। लेकिन परिप्रेक्ष्य कौन बना? एयर। और मैं एक उदाहरण दूं, वायु ऐसा हो कि एयर जो है ग्लास से, ध्यान दीजिए, ग्लास से किस में जाए? वाटर में जाए, तो कौन सघन कौन विरल होगा? फिर भी देखिए, वाटर जो होगा, जल जो होगा वो विरल माध्यम होगा और जो ग्लास होगा वह सघन माध्यम होगा, क्योंकि ग्लास ठोस है और वाटर आपका द्रव है। ठीक। अब हम बात करते हैं ये प्रकाशित किरण ऐसे टर्न क्यों होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। जब प्रकाशित किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं या जाती हैं, साधारण तौर से प्रवेश करती हैं, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी का अपोजिट देख लीजिए। जब प्रकाशित किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली बेस पे समझते हैं। देखिए, ये विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया तो देखिए ये क्या हो गया? अभिलंब से थोड़ा झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया। अगर यही माध्यम अगर उल्टा ले ले, ये सघन माध्यम से मान लीजिए विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये अभिलंब से दूर हट जा रहा है। इतनी कॉमन सी बातें समझ में आ गई कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर क्या होगा? झुक जाएगा। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। समझ में आ गया? तो ये नोटिफिकेशन है, नोट कर ले इसे। ठीक। अब देखिए, अगर इन पे ध्यान दें तो इनमें कुछ नियम लग रहे हैं। आपको पता है ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टिव।
तो ये रिफ्लेक्टिव और इंडिरेक्ट इंसिडेंट है, इसलिए इसको हम आई और आर से व्यक्त करते हैं। ये आपतन कोण, आने वाला कोण, और ये अपवर्तन कोण, परावर्तन को भूल जाइए, अपवर्तन कोण। दो स्थितियां यहाँ पे व्याप्त हो जाती हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ खास रिलेशन बन रहा है, इन तीनों में कुछ ना कुछ खास रिलेशन बन रहा है, इन तीनों में कुछ खास रिलेशन बन रहा है। इसको आप बोल दीजिए, ये आने वाली जो किरण होती है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरणें, आपतित किरणें। और जो मुड़ने वाली किरण होती है उसको अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें। आइए, जो कोण बनाएगा, इस कोण का नाम मैं लिख दे रहा हूं इधर, इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण, आई से व्यक्त करेंगे। और इसे, इस कोण का नाम देंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। परावर्तन न लिख दीजिएगा, इसको आर से व्यक्त करेंगे। ठीक। अब देखिए, इसमें कुछ नियम व्याप्त हो, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, ये आपतित किरण है, किसी बिंदु पर मिल रही है, एक ऐसा बिंदु जो दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवीजन करता है, दोनों मीडियम को, यानी एक लेयर। तो इस लेयर पे ध्यान दें, इस पॉइंट पे ध्यान दें। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं। इसमें गुजर रहे हैं, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, मिलते हैं नहीं, गुजर रहे हैं। मिलते हैं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें गुजर रहे हैं। तो ये आपका क्या बना? अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम हाई स्कूल में एनसीईआरटी के बुक्स में लॉज ऑफ, दो ही नियम है, उस दो नियम का मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, नंबर एक देखिए, आपतित किरणें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं, बिंदु से होकर गुजरते हैं। मिलते हैं लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा लगता नहीं, ऐसा वास्तव में है कि तीनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं एक बिंदु से, तो हम कहेंगे गुजर रहे हैं। ओके। दूसरा लॉ देखिए, आपतित किरण, देखिए आने वाली किरण और इसके बाद मुड़ने वाली किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या कर रहे हैं? बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। दूसरा नंबर देखिए, एक ही रंग का दो विभिन्न माध्यम होने पर, ये थोड़ा सा मैं क्लूमेंट लिख दिया हूं, अगर इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण का ज्या एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ध्यान दीजिए, एक ही रंग होना चाहिए। अगर श्वेत रंग है तो श्वेत ही रंग होना चाहिए, जो भी रंग हो एक ही रंग। माध्यम दो अलग हो, माध्यम अलग अलग होने चाहिए। उस स्थिति में दोनों की जो ज्या बनेगी, दोनों के ज्या साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अनुक्रमानुपाती होंगे। और ध्यान दीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इस स्थिति पर कोई ना कोई इसका क्या आ जाता है? कांस्टेंट। यहाँ पर इसको हटा के आपको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, इसको आप राइट कर सकते हैं साइन आई इक्वल्स टू एन साइन आर, जहां एन क्या है? एन एक नेतांक है, नेतांक एक निश्चित मान है। ठीक है। साइन आई इक्वल्स टू साइन आर या आर इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ज्या का मतलब होता है साइन, कोण,
ज्या का मतलब होता है साइन, ठीक है। आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। अब देखिए इसी को स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है कि अगर अपवर्तन की स्थिति होती है तो अपवर्तन कोण और आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों नियत होंगे। अपवर्तन कोण और आपतन कोण दोनों एक दूसरे के नियत होंगे, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होंगे, निश्चित होंगे, वो नियत होंगे। इसको आपका बोलते हैं स्नेल का नियम। और n आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, यानी कि अपवर्तनांक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग है अपवर्तनांक। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया n इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। और यह एक अपवर्तनांक भी है, n जो है क्या है, अपवर्तनांक। तो हम चर्चा करेंगे अपवर्तनांक, और किसके अपवर्तनांक, प्रकाश के। रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, देखिए पहला माध्यम क्या है, एयर, तो हमने लिख दिया ए, और एन का मतलब अपवर्तनांक। और दूसरा माध्यम हमारा क्या है, ग्लास, तो लिख दिया ग्लास। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम में अपवर्तनांक, ए का मतलब एयर में पहला माध्यम में, और ग्लास का मतलब हो गया दूसरा माध्यम। तो एयर में, एयर के सापेक्ष में ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, देखिए इसके अपवर्तनांक की चर्चा करें। पहले एयर में लाइट बीम आई, प्रकाशित किरणें पहले एयर पे आई और फिर उसके बाद किस में गई, ग्लास में गई। तो लिखेंगे हम क्या, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, इसको सी, और उसके बाद किसी अन्यत्र माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको भी। तो एयर इंटू ग्लास, एयर इंटू ग्लास, ये क्या हो जाएगा, एयर इंटू ग्लास क्या हो जाएगा, एयर इंटू ग्लास हो जाएगा आपका सी अपान वी। और सी अपान वी का मतलब क्या है, प्रकाश की चाल पहले माध्यम में जो कि एयर है, और वी का मतलब प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में। तो ये क्या आ गया, सापेक्ष, सापेक्ष आ गया अपवर्तनांक, इसे क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष किसके, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। ये क्या आ गया, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। निश्चित रूप से प्रकाश की जो चाल होती है वायु में, वो क्या होती है, 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें क्या है, इसकी चाल कम हो जाएगी। तो दोनों का अगर अनुपात किया जाएगा तो आ जाएगा रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक आ गया। एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, इसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। इसके बाद अगर हम, ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अभी हमने क्या कहा, पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी पहले प्रकाशित किरण एयर में आएगी, फिर किस में आएगी, ग्लास में, ठीक है। और यही स्थितियों को देख ले तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसे ही बोलते हैं एक्चुअल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई, अपवर्तनांक आपको समझ में आ गया, ये अपवर्तनांक, ठीक, नोट करें इसे। अपवर्तनांक में आप लोगों ने पढ़ा सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही एक्चुअली में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपवर्तनांक।
तो आपको समझ में आ गया कि ANG जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि क्या है, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और जब हम कहेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक तो हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों पता चलेगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक हमेशा दूसरे का ही अपवर्तनांक आया करता है, दूसरे मीडियम का ही अपवर्तनांक निकल के आया करता है। इसकी बात आगे देखिए, अगर जैसे अगर N12 लिखा हो, N12 तो इसको बोलेंगे पहला और दूसरा, N12 इसका मतलब है Na2 और Na1। Na2 और Na1 क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसके बाद आइए, वाई जब एयर से ग्लास में प्रकाशित करने गई हो, यानी कि आप इसको राइट क्या करेंगे, C अपॉन V G, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं। और उसके बाद एयर से जो है वाटर में गई हो, तो एयर में तो गई ही ना पहले, तो C, और दूसरा क्या है वाटर में गया, किसमें गया, तो इसको VW लिख दीजिए। अगर दोनों का रेशियो निकालना हो, एयर इंटू ग्लास, एयर से ग्लास में और एयर से वाटर में, तो दोनों का क्या निकल आएगा, C अपॉन VG अपॉन C अपॉन VW। VW का मतलब है वेग, वाटर में एयर का मतलब जल में वायु का वेग। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, C इंटू VW अपॉन C इंटू VG। तो C से C कैंसिल, ये जो आएगा रेशियो ये आ जाएगा। ठीक, और ये क्या है, ANG और ANW का ये रेशियो। ठीक, इसका मतलब एयर से ग्लास में गया और एयर से वाटर में गया, और दोनों का अपवर्तनांक निकालना हो आपको एब्सोल्यूट, तो ये निकल के आता है। वाई देते अगर हम एयर से वाटर और फिर एयर से ग्लास की बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा, VG अपॉन VW। इतनी बात समझ में आ गई आपको। बहुत कॉमन इफेक्ट है कि दोनों को हम अपान कर देते हैं, इतना तो पता ही है कि C अपॉन V होता है। V नहीं, देखिए V का मतलब विनीत और C का मतलब चतुर्विद, यहाँ पे ये चीज नहीं करिएगा। V का मतलब यहाँ पे वेग है, C का मतलब भी वेग है। C का मतलब प्रकाश की चाल वायु में, निर्वात में, और V का मतलब प्रकाश की चाल किसी क्या माध्यम में। क्योंकि देखिए जो निर्वात होता है उसको वायु के समकक्ष मान लिया जाता है, दोनों एक दूसरे के बराबर ही है, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्शन इंडेक्स भी बराबर ही है, 1.003। तो इसलिए C और V, C जो है वायु को निर्वात मान लिया जाता है, और प्रकाश एक ऐसा एनर्जी है कि जो सब में ट्रेवल कर सकता है, उसमें किसी मीडियम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। और आपको इसका प्रूफ कर देता हूँ, तभी तो सनलाइट जो है धरती तक आ जाती है, तो वहाँ पे कहाँ मीडियम मिलता है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहा हूँ, उसको लर्न भी करना है, बिल्कुल लर्न करना है, और एग्जाम में आएगा तो दिया भी रहेगा। लेकिन फिर भी एयर का जो एयर मतलब वायु का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक यानी कि L कितना होता है, 1.003 वायु का हो गया। उसके बाद आप ले लीजिए आइस यानी कि बर्फ, मोस्ट लिख दे रहा हूँ, बर्फ क्या हो गया, देखिए एयर में अगर इतना है निरपेक्ष अपवर्तनांक तो बर्फ में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसमें इसकी स्पीड जो है वायु स्पीड क्या हो जाएगी, बर्फ ठोस है तो इसमें स्पीड क्या हो जाएगी, प्रकाश की कम हो जाएगी। बर्फ के बाद आ जाते हैं H2O यानी कि जल। अब देखिए जल में इसका अपवर्तनांक क्या होगा, और ज्यादा, यानी कि सीधी सी बात समझ में आ रही है कि जल की डेंसिटी बर्फ की डेंसिटी से क्या होती है, अधिक। जल भारी है और बर्फ थोड़ा हल्का है डेंसिटी। इसके बाद हम आ जाते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल की जो L है, L मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, भूल न जाए इसलिए मैंने लिख दिया। एल्कोहल का कितना हो जाता है, 1.36। एल्कोहल के बाद एक और लिख देता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायमंड का मतलब हीरा। इसमें भी प्रकाशित किरणें आर पार चली जाती हैं, लेकिन ये सॉलिड है, बिल्कुल सॉलिड है, ठीक है। तो उसमें प्रकाशित किरणें जो जाएंगी उसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स 2.42 होगा, इसको लर्न कर लेना है।
स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टडी हम करेंगे लेंस, प्रकाशीकरण लेंस। लेंस क्या है आप बताइए, आप लोगों के लिए टास्क है, लेंस क्या है। मैंने 3 प्रकार की वस्तुएं बताई, पारदर्शक है कि अपारदर्शक है कि पारभाषक है, गेस करिए, ठीक है। तो लेंस क्या है, एक पारदर्शक है, तभी तो प्रकाशीकरण आर पार जाएंगे उसमें। तो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में लेंस और वर्ण विक्षेपण वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। लगभग 70% आपका जो है इस चैप्टर का प्रोग्राम सब फिनिश हो गया है, आप लोग रिवीजन करते हैं। मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ाया। सबसे पहले मैंने बताया प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का मतलब प्रकाशित किरणों का मुड़ जाना। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन जो होते हैं उसमें सघन और विरल माध्यम होते हैं। सघन माध्यम के जो अणु होते हैं वो अत्यधिक पास पास होते हैं, विरल के थोड़े दूर दूर होते हैं। सघन से जब विरल में आएगी प्रकाशित किरणें तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, विरल से सघन में आएगी, विरल से जब सघन में आएगी तो ये जो प्रोसेस है, अगर सघन से विरल में जाएगी तो देखिए ये एंगल खुल गया, यानी कि दूर हट जाएगी अभिलंब से, समझ आया। सघन विरल हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा क्या है अपवर्तन के नियम। हमने क्या पढ़ा, अपवर्तन के नियम, कि यहाँ पे आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतन कोण तीनों एक दूसरे से एक बिंदु पर क्रॉस करते हैं या एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा आपको बताया गया कि दोनों के जो साइन है, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों के कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, जाके अनुक्रमानुपाती होते हैं, या दोनों एक नियत होते हैं, यह भी कह सकते हैं आप, कांस्टेंट होते हैं। यानी साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, रिजल्टेंट आपका आ जाएगा n इक्वल्स टू साइन आई अपान साइन आर। और यहीं से शुरुआत होगी अपवर्तनांक की, यानी कि प्रकाश की किरणों की मुड़ने की, प्रकाश की किरणों की मुड़ने की जब माध्यम बदलता है वही अपवर्तनांक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जब प्रकाशित किरणें जाती है। तो अपवर्तनांक की स्थिति की बात जब हम करेंगे तो प्रकाशित किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, तो प्रकाशित किरण का पहले माध्यम में चाल और प्रकाशित किरण का दूसरे माध्यम में चाल, दोनों का अनुपात ही अपवर्तनांक है। तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष ले लिया जाए तो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, और अगर दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को ले लिया जाए प्रकाश की चाल तो वह क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अपवर्तनांक हमेशा वस्तुओं का होता है, ठीक है। जैसे एयर है, आइस है, वाटर है, अल्कोहल है, डायमंड है, इसके अपवर्तनांक मैंने राइट कर दिया है, इसको आपको राइट करना है और लर्न करना है, ठीक। आज का जो टास्क है वो ये है, अपवर्तन के नियम लिखें, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, और अपवर्तन किन किन वस्तुओं में होता है, 2 4 5 वस्तुओं के लिस्ट बनाएं और अपवर्तन के नियम लिखें। इसके साथ साथ आप सघन और विरल माध्यम से क्या समझते हैं, विरल और सघन माध्यम से क्या समझते हैं, ये आपका टास्क है। इसके साथ साथ इसके नियम को भी जरूर पढ़ लीजिएगा और ये अपवर्तनांक को आपको याद रखना। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में लेंस में। थैंक यू फॉर दिस क्लास, बट आप लोग कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर दिस।